टाटा मोटर्स लिमिटेड रिटेलर की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी इस एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मई के अंदर भी हमने एक एनालिसिस किया था जहां हमने बात करी थी अभी ये टाइम लेगा, अभी यहां पे बेस बिल्डिंग होगी और उसके बाद इसको देखा जा सकता है। तो इस लर्निंग और एजुकेशन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फंडामेंटल, टेक्निकल, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन सबको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया एनालिसिस आपके साथ हम डिस्कस कर पाएं जिससे आपको सीख पाएं और समझ पाएं। इस वीडियो में किसी टाइप की कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मिलने वाली है, इसका विशेष ध्यान रखिए। ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल और लर्निंग कंटेंट है। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको इस वीडियो में आगे गाइड करूंगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। उससे पहले एक डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर जो कि सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें देना होगा। आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स हमारे पेड क्लाइंट्स जो कि हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस लेते हैं, एसटीपी इन्वेस्टमेंट वेल्थ, उनको ऑलरेडी हमने दे दिया है, ऑलरेडी उनके साथ शेयर है। सो वहां पे हमारी एक पार्शियल एंट्री हुई है, नॉट विद द फुल कैपेसिटी बट पार्शियल एंट्री हमने करी है। ये डिस्क्लोजर मेरे लिए देना जरूरी था क्योंकि यहां पे इस तरीके से मेरा शायद कुछ थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आइए चलते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर बात करते हैं। हम बहुत इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे लेकिन चीजों को समझेंगे। देखिए, करेक्शन जो अभी तक हो चुका है दैट इज 54% और उसके बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक बेस बिल्डिंग हो रही है। सिर्फ इतना दिखाना चाहूंगा कि 2015-16 वाले भाव जो हैं वो देख लीजिए। 2015 फरवरी में सबसे पहले भाव आए थे और उसके बाद में 2025 फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर भी ऑलमोस्ट यही भाव आपको देखने को मिलते हैं। अप्रैल के अंदर तक यही भाव थे। तो ये रियलिटी है। कभी भी एक बड़े वैल्यूएशन पे, एक हाइप के बाद में अगर हमने किसी चीज को लिया है तो ये रियलिटी हमें स्वीकारनी होगी, भले ही कंपनी कुछ भी कर ले। वैल्यूएशन को जब जस्टिफाई करने का आंसर मार्केट मांगता है तो अच्छी अच्छी कंपनीज साइडवेज होती है या फिर डाउन ट्रेंड में जाती है। फिलहाल चलते हैं इसकी डिटेल एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पर आइए, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा समझा दूं, थोड़ा हम डिटेल बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, टाटा मोटर्स करती क्या है पहले ये समझ लो। अगर आप एज अ न्यू बिगिनर देख रहे हो तो भी आपको समझ आए। देखो, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती है जिसमें ट्रक, बसेस और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल सब कुछ आ जाता है। पैसेंजर व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एंसिलरी एंड सर्विसेज है इसकी, और इंटरनेशनल वेंचर्स एंड जॉइंट वेंचर्स है, टाटा हिटाची। और उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा होगा आईवीको, अब ये जो है यूरोपियन कंपनी है जिसके साथ में यहाँ पे काम होना शुरू हो चुका है टाटा मोटर्स का, जिसकी काम भी बातें चल रही है अभी फिलहाल के डेट में। यहाँ आइए, सेगमेंट वाइज रिवेन्यू अगर देखा जाए तो इसको समझ लीजिए मैंने 31 मार्च तक का लिया है क्योंकि होल ईयर का लेना था मुझे, जून वाले रिजल्ट में अभी आपको दिखाऊंगा। तो अगर 31 मार्च तक देखा जाए तो जेएलआर से कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है, कॉमर्शियल व्हीकल से और पैसेंजर व्हीकल से आप कंट्रीब्यूशन देख लीजिए रिवेन्यू में कितना आता है। यहां पर समझिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं, हम बेसिक लेवल डाटा समझ रहे हैं, इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। यहाँ पे इंडियन ऑटो सेक्टर में क्या है भाई, ग्रोथ है। आगे आने वाले टाइम में इंडियन ऑटो सेक्टर ग्रो करने वाला है। 13.1% मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का और मारुति का सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्केट शेयर है। यानी सबसे बड़ा कंपटीटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडियन ऑटो सेक्टर में मारुति है और वो 4 व्हीलर के अंदर ही है क्योंकि टाटा मोटर्स 2 व्हीलर के अंदर तो है नहीं कोई। 2 व्हीलर यहाँ पे बजाज या हीरो मोटोकॉर्प तो इसका कंपटीटर हो नहीं सकता। तो मारुति सबसे बड़ा है। उसके अलावा hyundai भी अब लिस्टेड है, वो भी एज अ कंपटीटर वर्क करती है, बट फिर भी इसके वैल्यूएशन उनसे सस्ते हैं। अभी देखना आगे, जेएलआर जो है वो अभी भी आगे अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन जेएलआर की जो डिमांड है वर्ल्ड मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में वो थोड़ी सी स्लो हुई है जिसकी वजह से इसका बिजनेस हिट हुआ है। यहाँ पे ये टॉप क्लाइंट्स कौन है, देखो वैसे तो कॉमन पब्लिक क्लाइंट है इसकी, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई या मानो गवर्नमेंट होती है, वो कहती है हमें इतनी बसेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे आप सरकारी बसें देखते हो ना जो चलती है, वो टाटा की होती है, अशोक लीलैंड की होती है। तो बसेस के अंदर अशोक लीलैंड इसका एक मेजर कंपटीटर यहाँ पे निकल के आता है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझिए। ऑर्डर बुक और कैपेक्स की तैयारी है, बिल्कुल कैपेक्स जो है वो चल रहा है और यूरोप के अंदर इनका एक्सपेंशन का प्लान है जो कि आगे चल रहा है। उनकी कंपनी को भी इन्होंने क्या बोलते हैं, एक्विजिशन करने की तैयारी करी है। आगे चलिए, आगे इसको समझिए। प्रोडक्ट स्ट्रेंथ एंड मोनोपोली फैक्टर, देखो टाटा का नाम ही काफी है। अगर मैं इसको इन डेप्थ आपको समझाने लगूं कि टाटा की ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशन क्या है तो मुझसे ज्यादा शायद आप मुझे बता देंगे कि एक्चुअल में ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन टाटा की क्या निकल के आती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पी रेशियो लगभग 11-12 के पी पे अवेलेबल है टाटा मोटर्स, जो कि अपने पेयर से भी अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे सस्ता है। देखिए, नो अदर स्टॉक ऑटो स्टॉक इज अवेलेबल एट पी रेशियो ऑफ 11-12, तो कोई भी अवेलेबल नहीं है इतना सस्ता पी रेशियो पे, यही अवेलेबल है। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, जीएसटी कट होप्स है कि भाई जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद में जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सारी चीजें चल रही है। तो उस उम्मीद में जैसे ही टाटा मोटर को लेकर ये 18 अगस्त को आपने देखा होगा, 18-19 अगस्त को ये जो अनाउंसमेंट हुई, इसके बाद में एक थोड़ा सा शेयर में 3-4% का प्राइस एक्शन देखने को मिला था। बट देखिए वो टेम्पररी प्राइस एक्शंस होते हैं। अगर आपको लंबे ट्रेंड को देखना है, यू हैव टू स्टिक टू योर सेटअप। न्यूज़ आती जाती रहती है,
कहानियां आती जाती रहेगी, सेटअप हमेशा चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में इनकी री एंट्री की तैयारी चल रही है, और यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको समझिए, साउथ अफ्रीका के अंदर इनका जो है पैसेंजर व्हीकल मार्केट जो है उसमें वापस से एंट्री करने की शुरुआत करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यहां पर आइए, और इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि यूरोपियन कंपनी के एक्विजिशन की तैयारियां यहां पे चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बेसिक लेवल डाटा समझ लेते हैं ताकि आप समझो, फिर फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों को समझना है। अब यहां पे देखो, डीमर्जर जो है वो एक मेजर यहां पे कंसर्न है। डीमर्जर होगा पैसेंजर व्हीकल्स का और कमर्शियल व्हीकल का। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक टाटा मोटर्स को लेके इन्वेस्टर्स में क्लैरिटी आना थोड़ी सी मुश्किल है। और इन्वेस्टर्स कौन? आप और मैं नहीं, हम जैसे छोटे नहीं, बड़े निवेशक, जिनको आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, हिंदी में बोले तो संस्थागत निवेशक। जब तक उनको क्लैरिटी नहीं आएगी इसके रिगार्डिंग कि वो डीमर्जर कैसे होने वाला है, कब होगा, क्या मैट्रिक्स है, जब तक वो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग कहेंगे देखो पब्लिक डोमेन में ये आ गया है, वो उससे मतलब नहीं है। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, ये एक मेजर चीज है, जो हो जाए, जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी बेटर होगा, जितना लेट होगा उतना ये टाइम लेगा। ओके, अब आगे चलिए, यहां पे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, देखिए स्ट्रेंथ के अंदर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रांड लीगेसी है, जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप स्ट्रेंथ को छोड़ दीजिए, आप खाली वीकनेस देखिए। लो मार्जिन प्रेशर है इन इंडिया पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। हाई लीवरेज रिस्क है विद लार्ज एक्विजिशन एंड ग्लोबल एक्सपोजर, जो ये करने जा रही है। अपॉर्चुनिटी आपको भी पता है कि यूरोपियन मार्केट में एक्विजिशन कर रही है, ईवी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, और जीएसटी रेट कट होने के बाद में और अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप थ्रेट्स पढ़िए, मुझे वीकनेस और थ्रेट्स पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्लो डाउन है, यानी कि परचेजिंग पावर लोगों की इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से डिमांड कम आ रही है। और आप देखें ग्लोबल टैरिफ का भी असर जो है वो इसकी बिक्री पे हो सकता है। क्यों? डायरेक्टली वो अफेक्ट करती है जेएलआर को। ग्लोबल टैरिफ का मतलब कौन? हमारे ट्रम्प चाचा। ओके, आगे देखो, एग्जीक्यूशन रिस्क इन द डीमर्जर एंड न्यू वेंचर्स, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप कैसे करोगे डीमर्जर, बताओ तो सही, पूरा एकदम प्लान रखो, और रखो मत, एग्जीक्यूट करो उसको। प्लान रखना तो आसान है, एग्जीक्यूट करके दिखाओ। ये इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पे। कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो अभी हो रहा है ओवरऑल, आप वर्ल्ड में देख रहे होंगे, तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इन सब चीजों की वजह से ये इसके बिजनेस को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट करती है। हालांकि देखो, मुझे तो एक रिपोर्ट बनानी होती है जहां मुझे सब कुछ इंक्लूड करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी अब चलिए फंडामेंटल डाटा पे फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। आइए इसको समझिए, ये टाटा मोटर के फंडामेंटल डाटा है, ध्यान से देखना। अभी की डेट में मार्केट कैप जो है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है। पी रेशियो 11-12 का है। आरओसी और आरओई यहां पे 18 के दिखेंगे आपको, 18 के। हाँ, कई जगह कई वेबसाइट पे आपको अलग भी दिखेंगे, क्योंकि कुछ वेबसाइट ट्रेलिंग 12 मंथ को यूज करती है, कुछ वेबसाइट जो है पिछले ईयरली डाटा को यूज करती है। तो सबका अपना अपना मेथड है। यहां पे ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा है। यहां पे आगे समझिए, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ईपीएस 78 रुपीज का प्राइस क्या चल रहा है अभी। स्टॉक का प्राइस है लगभग 690 का स्टॉक। अगर मैं आपको कहूं कि साल का 80 रुपए का ईपीएस देता है, तो वैल्यूएशन तो उसके रीजनेबल है, जो कि पी रेशियो से भी विजिबल है। अगर आप 52 वीक हाई यहां देखते हैं, जो कि आज के 52 हफ्तों पीछे का डाटा हुआ, तो 1142 रुपए 52 वीक हाई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 42% है। प्रमोटर कौन है? टाटा ग्रुप ही इसका प्रमोटर है, ये तो आपको भी पता है। आगे समझिए, लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके पेयर्स के साथ कंपेयर करो। देखो तो देखो, सारे पेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी अगर आप देखोगे, इंक्लूडिंग ओलेक्ट्रा जो कि ईवी में है, लेकिन टाटा मोटर्स अभी तक माइनस में है 36%, जो आपको दिख रहा होगा अगर लास्ट 1 ईयर से कंपेयर करें। इंडेक्स के साथ कंपेयर कर लीजिए, टाटा मोटर माइनस में है। इंडेक्स में हम खाली निफ्टी को रखते हैं, चलिए बाकी सबको हटाते हैं। आइए निफ्टी को देखिए, निफ्टी 1% अप है, टाटा मोटर्स में दिक्कत है। अब आप इसके रीजन कुछ भी दे लीजिए, चाहे स्लो डाउन दीजिए या कोई भी रीजन दीजिए। जो मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है वो है ओवर हाइप। तो हाइप जिस चीज का क्रिएट होता है उससे एग्जिट बनता है, और उसके बाद में टेक्निकल इंडिकेटर भी वहां पे एग्जिट बता रहे थे, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा अभी कैसे। अगर एनालिस्ट की रेटिंग देखी जाए तो आपके सामने कितने एनालिस्ट बाय, सेल या फिर होल्ड की रेटिंग यहां पे दे रहे हैं। अगेन रिमाइंडिंग, ये मेरी तरफ से नहीं है, हमने सिर्फ एक वेबसाइट का डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहां पर आ जाइए, अब थोड़ा सा रीजन जो है वो समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, ये ईपीएस वगैरह की डिटेल है, ये सारी समझिए। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि सितंबर में थोड़ा और दिक्कत हो सकती है रिजल्ट्स में, और उसके बाद में इसके रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। अब इस दौरान मानो ये सरप्राइज कर दे मार्केट को, और अच्छा अगर कुछ परफॉर्म कर दे तो उसको री रेटिंग बोला जाता है, और वहां से फिर शेयर की आउट परफॉर्मेंस चालू होती है। तब तक आउट परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्केट कहेगा फिर इतना ही मिलेगा। ओके, अब आइए यहां पर जरा एक बार रिजल्ट्स को देख लीजिए। हम लोग एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं, यहां पर आप समझने की कोशिश करिए। लास्ट ईयर जून के अंदर का रिजल्ट देखिए, मार्जिन्स देखिए। नाउ कंपेयर्ड विद दिस ईयर जून एंड मार्जिन, यहां पे देखो जून का अगर आप डाटा देखेंगे तो है वो चीजें दिक्कत हुई है। अब आप आइए यहां पे नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट है, ये डाटा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में देखते जाइए लास्ट ईयर जून के बाद में क्या हुआ है, और डाटा आपको दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो कोई ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर नहीं निकल के आ रही है। द रीजन इज मार्जिन, जो हमने देखा था कि मार्जिन का प्रेशर है। साथ में
डिमांड भी अगर आप देखेंगे तो उतनी कुछ खास नहीं है। जून से इस जून में तो डिमांड घट गई है, सेल घटी है, जिसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, आप उसके कुछ भी रीजन दे लीजिए। मैं आपको सिंपल तरीके से कुछ और दिखाना चाहूंगा ताकि एक कॉमन इन्वेस्टर को ग्राफ फॉर्मेट में भी चीजें समझ में आए। यहां देखिए, सबसे पहले आइए ये वाला डाटा, यस ये देखिए यहां पर हमने ये वाली जो रिवेन्यू थी मार्च 2023 में ये वाली रिवेन्यू टच की थी 1,06,000 करोड़ की। उसके बाद में एक अच्छी रिवेन्यू और आई थी, दैट इज 1,19,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़। उसके बाद में एक रिवेन्यू और अच्छी आई है 1,20,000 करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर ही आई है, मतलब मार्च के अंदर। बट इससे फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से, और फिर नेट प्रॉफिट से। आओ उसको देखो, ओपीएम को देखिए, मार्जिन के फ्रंट पे यहां पे जो मार्जिन थे, ये जो 2020 में, ये तो आने नहीं, अब तो आने नहीं है। उसके बाद में देखिए आप, एक मार्जिन में कंसिस्टेंसी थी, फिर एक हाई मार्जिन आया जो कि लास्ट ईयर जून में आया था 14% का। उसके बाद मार्जिन आपके पिछले 4 क्वार्टर से इतने अच्छे नहीं है, एवरेज देखोगे तो वो 10 के भी नीचे आते हैं। तो एवरेज उतना नीचे है तो मार्केट को वो चीजें पता होती है, करेक्शन उसके अकॉर्डिंग होते हैं। यहां पर आइए पीबीटी को देखिए, लुक एट दिस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हाईएस्ट एवर आया था जून 2024 में, जो कि लास्ट ईयर का जून क्वार्टर था। और इस साल यानी उसके बाद में अगर आप आगे के 4 क्वार्टर देखते हैं तो आपके सामने है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या रहे हैं। अगर आप यहां पे आ जाए नेट प्रॉफिट के ऊपर, इसको जरा देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट जो कि मार्च 2024 की कैंडल में है, जो कि हाईएस्ट एवर था 17,000 करोड़ का। और उसके बाद में आप देखिए मार्च 24 के बाद में क्या हुआ है। अब जरा एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे वापस आइए। मार्च में देखिए कि यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कम था, फिर भी नेट प्रॉफिट ज्यादा क्यों है, इसका रीजन मैं दिखाता हूं। कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस इसे ही कहते हैं। यहां देखो, ये मार्च 2024 ये डाटा, ओके यहां पर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कम है, जबकि इसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जून में ज्यादा है। बट नेट प्रॉफिट पे आओ, नेट प्रॉफिट यहां 17,000 करोड़ का है ड्यू टू टैक्स। ओके, जो टैक्स था उसका यहां पर एडजस्टमेंट हुआ और उसकी वजह से यहां पर इसके नेट प्रॉफिट बढ़ गए। और यहां पर टैक्स का लगा था, घर से लगा था, उधर लगा नहीं था, टैक्स को छूट मिली, आप ऐसा कह सकते हो। और यहां पर टैक्स एडजस्ट हुआ है तो नेट प्रॉफिट कम है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर जून 2024 के अंदर आया था, और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी जून 2024 के अंदर आया था। अब आइए जरा यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए, लुक एट दिस। हम चलते हैं शेयर होल्डिंग डाटा पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये वाला डाटा देखिए ध्यान से। प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसे रही है आप देखते जाइए। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां पर पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी घटी है, 0.01%, थोड़ा एडजस्ट हुआ है। एफआईएज ने क्या किया है भाई, होल्डिंग कम करी है। डीआईएज ने थोड़ी सी होल्डिंग जो प्लस करी है। अगर यहाँ पे बात की जाए पब्लिक की तो थोड़ी सी होल्डिंग प्लस हुई है, और अदर्स में भी हम थोड़ी सी होल्डिंग प्लस कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो लगभग 67 लाख शेयर होल्डर्स हैं जो इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप खुद सोचिए, हाईली पब्लिक इंटरेस्ट स्टॉक है, ऐसे स्टॉक के लिए जब ओवर हाइप क्रिएट होता है तो क्या होगा। वैसे ही अभी अगर ये मान लीजिए मोस्ट हेटेड बन जाए, एक हेटेड स्टॉक बन जाएगा, तो यहां से पब्लिक जैसे ही एग्जिट करती है, पैटर्न्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी होते हैं। लेट्स सी कि चार्ट क्या बोलता है, और वहां चलते हैं, उधर बात करेंगे। एक बार जरा ग्राफ फॉर्मेट में भी आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस, यहां पर हम डाटा की बात कर लेते हैं, पब्लिक के डाटा की। ये पब्लिक का डाटा है, अगर आप देखेंगे तो देखिए पब्लिक में पब्लिक होल्डिंग कैसे बढ़ी है वो आपके सामने है। और अभी जो है सबसे ज्यादा पब्लिक होल्डिंग है पिछले कई सालों में, वो भी आपको दिख रहा होगा। हालांकि मैं अगर इससे चीज से खुश होऊंगा कि अगर पब्लिक ने नीचे की प्राइस पे कोई एक्यूमुलेशन किया हो तो। लेट्स सी चार्ट क्या बोलते हैं, आइए टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे सामने चार्ट ओपन है, दैट इज मंथली चार्ट। सबसे पहले ये देख लीजिए, टाटा मोटर्स की आदत रही है बड़े बड़े लंबे लंबे करेक्शंस करने की, जो आपको दिख भी रही होगी। बहुत बड़े बड़े करेक्शंस होते हैं, 600 वाला स्टॉक 60 रुपए भी आ जाता है, तो ऐसी आदत रही है। आइए इसको हटाते हैं और यहां पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसके ट्रेंड को एनालाइज करिए। सो मंथली चार्ट पे वी कैन सी कि ट्रेंड क्या है। अब देखो सबसे बड़ी चीज जो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बहुत से लोग मिस कर देते हैं वो क्या है, आप मंथली चार्ट को देखते जाओ। मंथली चार्ट को, ये रेड कैंडल, रेड 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 रेड, जो बड़ी रेड कैंडल थी ना, उसके हाई के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है मंथली चार्ट पे। आप देखो इसके हाई के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल की क्लोज नहीं है मंथली चार्ट पे। तो जिस दिन ये ग्रीन कैंडल की क्लोज आएगी, दैट विल बी अ गुड साइन कि मंथली ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। सो राइट नाउ मंथली ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बट ये हो गया कि गिरावट के बाद गिरावट थम चुकी है एंड द ट्रेंड इज साइडवेज ट्रेंड। ओके, तो ये साइडवेज ट्रेंड है। ऑल्सो यहां पे अगर देखा जाए तो पीछे बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि 2015 का हाई भी यही था। So first that was acting as a big resistance, now that level is acting as a big support zone. Okay, अब यहां पर समझो, यहां पे जो ये बेस बन रहा है that will play a key role for the decision। अब कैसे इस बेस को काटना, क्या हम ये कह सकते हैं कि बेयर्स की ग्रिप ये थी,
अभी बुल बेयर की लड़ाई हो रही है और यहां पर अगर इसको काटा जाए तो बुल्स की ग्रिप बनेगी। आप क्या कहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसी तरीके से एनालिसिस होनी चाहिए। वीकली कन्वर्ट करते हैं, यहां पर आई है, लुक एट दिस इज द वीकली डाटा। आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा वीकली डाटा पे क्या हुआ है। ये देखिए, पहले इसको समझ, पहले ये देखिए, पूरा समझिए डाटा। ओके, देखो यहां से एक जो कंसोलिडेशन था, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक लंबी तेजी बनी। तेजी के बाद में क्या हुआ आपको दिख रहा होगा, ये तेजी खुद स्टॉप होने पे आई और इधर एक लॉन्ग टर्म के इंडिकेशन थे एज पर माय एनालिसिस एंड माय अंडरस्टैंडिंग कि यहां से एक बार नमस्ते किया जा सकता है और एक बार का नमस्ते करके अपने हिसाब से देखा जा सकता है। तो यहां पर नमस्ते पॉइंट था कि एक बार नमस्ते, तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स मेरे हिसाब से यहां नमस्ते करके गए होंगे। अब जो है वापस यहां पे है, अभी भी आप देखेंगे कि पूरा साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है और इसको जरा क्लोजली ऑब्जर्व करिए। यहां पर देखिए, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। लुक एट दिस, ये लगातार आ रहा था नीचे, एक बुल्स ने यहां पे अपनी तरफ से कोशिश की है स्ट्रेंथ दिखाने की, बुल्स की स्ट्रेंथ दिखी है, लेकिन इस स्ट्रेंथ के बाद क्या, यहां पे बेयर्स का फिर से अटैक आया। दैट मींस व्हाट, यानी बुल्स अगर वापस इसी रेंज के ऊपर, इसी वेव के ऊपर जहां से बेयर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसी रेंज को अगर काट दे, इसी रेंज को अगर काट दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि बुल्स ने अपनी ग्रिप बनाई है। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बुल्स की ग्रिप बनी है। अभी ये ट्रेंड क्या था, दिस इज डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड क्या है, दिस इज साइडवेज, और साइडवेज के बाद में इस साइडवेज ट्रेंड को काटना अप ट्रेंड की तरफ जाना कहलाता है। बोलो समझ आया इतना? तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि टाटा मोटर्स प्रॉपर अप ट्रेंड में आ गया है। राइट नाउ ट्रेंड क्या है, ट्रेंड साइडवेज है। वी कांट से कि टाटा मोटर इज इन द फुल अप ट्रेंड, वो हम नहीं कह सकते फिलहाल। आइए आगे समझिए, इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर समझिए, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट को भी अगर आप एनालाइज कर लें तो यहां से नीचे चल रहा है अक्टूबर 2024 से, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दैट हैज बीन 10 और 11 मंथ्स कि ये स्टॉक इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है और इसको टच भी नहीं कर रहा, काटना तो दूर की बात है, टच भी नहीं किया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज नीचे है एंड वी आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन। ये रेजिस्टेंस जोन है जो कि पीछे एक सपोर्ट जोन की तरह भी एक्ट कर रहा था, आप ऐसा कह सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो यहां पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स के ऊपर जाना टाटा मोटर्स के लिए एक इंडिकेशन होगा कि बुल्स वहां पे अपनी ग्रिप बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिकेशन होगा, कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। एंड मेरी तरफ से अगेन मेरी रिमाइंडिंग, मेरी तरफ से आपको कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लीज अपने एडवाइस से पूछ के काम करो या अपनी दिमाग से आप देखो कि आपका रिस्क क्या अलाउ करता है। ओके, सो सिर्फ इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि यहां पे एक बड़ा सपोर्ट जोन था और अब ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है तो क्या होगा, तो ये माना जाएगा बुल्स की ग्रिप है। बुल्स की ग्रिप होती है तो क्या होता है भाई, एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज कहता हूं, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद वो साइडवेज हो गया। ओके, साइडवेज होने के बाद में वो इस जोन से निकल रहा है। तो अगर कोई भी स्टॉक ऐसा करता है तो क्या होता है, वहां पे कौन कौन आता है, क्या वहां पे स्विंग प्लेयर्स आते हैं, आंसर इज यस आते हैं। क्या वहां पे इन्वेस्टिंग के प्लेयर्स आते हैं, फ्रेश वाले आते हैं। क्या वहां पर जो हमारे कह लो कि नीचे से लेके बैठे हैं लोग, वो अपनी सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, नहीं करते हैं। तो यानी कि वहां पे रीजन कम होते हैं बेयर्स के आने के और रीजन ज्यादा होते हैं बुल्स के वहां बने रहने के या फ्रेश आने के। तो बुल्स के जहां बने रहने के या फ्रेश आने के इंडिकेशन होते हैं, वहां अप ट्रेंड बनने की संभावना होती है। ध्यान रखिए, संभावना होती, गारंटी नहीं होती। यहां पर भी जब एंट्री होती है तो पीछे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, जो ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है कि हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है बिलो दिस लेवल। जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं तो यहां समझिए कि इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि ये जो है यहां पर इस रेजिस्टेंस जोन को, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को इन फ्यूचर काटा जाता है। तो काटा जाता है तो क्या, फिर लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या होगा, मेरे हिसाब से जो भी नीचे यहां पे बना होगा लो, दैट शुड प्ले ए की रोल फॉर द फ्यूचर डिसीजन और फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी अभी की डेट में हम ऐसा नहीं कह सकते क्या इस पॉइंट का अभी कोई इंपॉर्टेंस है, नॉट दैट मच, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इसी पॉइंट का यहां से इसके ऊपर जाना एक इंपॉर्टेंस को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि तब डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों चार्ट पे ही सेम पॉइंट है और प्लस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी इंडिकेट कर रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर यहां पे कुछ प्राइस एक्शन हो सकते हैं। अब आइए दूसरे एस्पेक्ट पे जो मुझे लग रहा है कि वो संभावनाएं हैं। क्यों, यहां पे मैं समझाता हूं, इसको जरा देखिएगा। यहां पे समझिए, इसको हम हटाते हैं। नाउ हम लोग इसको समझिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब आप खुद देखिए, गिरावट के बाद में ये एक एडजस्टमेंट चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये एडजस्टमेंट चल रहे हैं। अब देखिए जो प्रॉब्लम है वो क्या है। मान लीजिए इन फ्यूचर टाटा मोटर्स किसी भी तरीके से एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आता है, क्या कोई ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि टाटा मोटर्स इस टाइप से एक बार में ही वी शेप रिकवरी लेगा?
कह सकते हैं कि बहुत कम चांस है। उसके चांसेस कम क्यों हैं? बाकी तो देखो उस समय पे डिपेंड करेगा कैसे होता है, बट मेरी माइंड मेकिंग पहले से मैं करके चल रहा हूं कि उसके चांसेस कम हैं। क्यों कम चांसेस है? क्योंकि पब्लिक का हाईली इंटरेस्ट स्टॉक है, हाई इंटरेस्ट पब्लिक स्टॉक है। तो यहां पर क्या होता है कि इतने जल्दी उनको रिवॉर्ड मिलना मेरे हिसाब से मुश्किल है। बाकी आई कैन बी रॉन्ग टू, मैं भी गलत हो सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरऑल मैं इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर टाटा मोटर्स में बुलिश हूं, बट नॉट दैट मच कि कोई बहुत बड़ा वहां पे ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा इमीडिएटली। लेटर हो सकता है, आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो सकता है, बट इमीडिएटली कोई बड़े ट्रेंड की उम्मीद नहीं। लाइक मानो यहां से गया, उसके बाद में इस टाइप से जो उम्मीदें हैं वो चल सकती है, बट नॉट लाइक दैट कि बहुत बड़ी कोई वैसी उम्मीद हो। बाकी देखो रिव्यू करना चाहिए इसके ऊपर, जब काटता है हम पहले से उसकी एनालिसिस ज्यादा नहीं कर सकते। इसके ऊपर कटेगा तो वी शुड ऑल्सो रिव्यू, कि चेक करना है कि क्या निकल के आ रहा है, किस तरीके से काट रहा है। ओके, एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, मान लीजिए कोई इस टाइप का कंसोलिडेशन जोन होता है जो कट जाता है, उसके बाद में स्टॉक ऐसे जाना चाहिए था, हमारी उम्मीद भी थी ऐसे चल रहा है। सपोज करिए कोई न्यूज ऐसी आई या कुछ इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का बिजनेस हिट हो सकता है, फंडामेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में क्या हम ये मान के बैठे रहें कि नहीं हमने ले लिया तो अब तो ऊपर जाएगा या इससे ऊपर जाएगा तो ही हम कुछ सोचेंगे? ऐसा एनालिसिस में नहीं होता है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम यहां पर जब ये ऊपर जा रहा होता है, एज ए इन्वेस्टर हम ये प्लानिंग रखते हैं कि अगर हमें इसको 15-20 साल के लिए नहीं देख रहे हैं, हम ट्रेंड राइड के लिए देख रहे हैं, तो हम ये प्लानिंग रखते हैं कि पीछे कौन सा ऐसा लेवल होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, और उसके नीचे आने के बाद हम एक बार रिव्यू करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रेंड राइडर वाले आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, एंड मार्केट को चलाने वाले ट्रेंड राइडर ही होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं कि आगे स्टॉक कैसा रहेगा। तो ये थी टाटा मोटर्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा हम क्या बात करना चाहते हैं। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूडिंग दिस टेक्निकल डाटा एंड इंक्लूडिंग जो हमारी फंडामेंटल रिपोर्ट थी वो मिलाकर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं मिलता है लिंक तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे नीचे, या फिर यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। हमारे व्हाट्सअप टीम को कर दीजिए, हमारी टीम आपको टेलीग्राम लिंक देगी जहाँ पे आप जुड़ के इसकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिएगा कि हम किस जोन के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसको हम बुलिश कंसीडर कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते। अगेन रिमाइंडिंग दैट रिपोर्ट विल बी ओनली एन एजुकेशनल रिपोर्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे ऑलरेडी एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ कवरेज का पार्ट है, तो एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो तो वहीं पे आएगी। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे एनालिसिस अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं 1-to-1, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ वेब एनालिसिस, जो कि एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें समझना चाहते हैं कि कैसे वर्क करती है, तो आपको 1.5 से 2 महीना निकालना होगा, जहाँ पे आप 1-to-1 मेरे साथ कनेक्ट होंगे और आपकी क्लास होगी। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, डिटेल मंगवा लीजिए, एंड देन आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिए। ऑल सोशल मीडिया लिंक्स आर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।